Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and important knowledge. आज हम देखेंगे जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर सीबीटी क्वेश्चंस जो कि आजकल जेके एसएसबी के असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये। तो आज एक शिफ्ट हुई थी 11 से 1 बजे तक 26 दिसंबर को, यानी कि आज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? इनसे हम एसेस कर सकते हैं कि आगे जाके जो सिलेबस है बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सीबीटी है, सीबीटी हो या ना हो या ऑफलाइन हो, इससे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और सिलेबस को हमें कैसे एनालाइज करना है, हमें किस तरह से आगे जाके जो टॉपिक्स मेंशन है उनको कैसे पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप ज़रूर देख लीजिए और नोट्स बना के सेव भी कर लीजिए, और आगे जाके आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो को जितनों के साथ हो सके शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं। वर्ड्स हर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक वर्ड था शार्लटन, इसका सिनोनिम पूछा गया है। शार्लटन का मतलब होता है कोई इंसान बोलता है मुझे ये भी आता है वो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बोलेगा मुझे डॉक्टरी आता है, डॉक्टरी की नॉलेज है मेरे पास, लेकिन उसके पास नहीं होगी, उस इंसान को बोलते हैं शार्लटन। यानी कि वो इंसान जो प्रिटेंड करता है मुझे आता है, तो इसका सिनोनिम भी वही बन जाता है, प्रिटेंडर, इम्पोस्टर। इसी तरह एक था सिनोनिम ऑफ सॉम्बर। एक वर्ड है चीयरफुल, कोई इंसान खुश रहता है उसको बोलते हैं चीयरफुल इंसान। उसी का अपोजिट वर्ड है सॉम्बर। इसी सॉम्बर का बोलना था सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि डार्क या डल। आर्केक का अपोजिट मीनिंग था। आर्केक किससे रिलेटेड है? जहां पे हम पुरानी चीजें रखते हैं हम बोलते हैं उसको आर्केक। ये वर्ड भी है हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसी का सिनोनिम अपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा? मॉडर्न, नया। एक फिल इन द ब्लैंक था। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश डैश फॉर सक्सेस। ऑप्शन है नीचे ऑन, ऑफ, सिंस, डिसाइड्स। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये क्या है, आपको फायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस 5 क्वेश्चन बने हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप प्लेलिस्ट में जाके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हो। उनका हेडक्वार्टर मैंने बताया, समिट्स कब होने वाली थी, कब होंगी, रिसेंट कौन सी हुई है, कब बनी थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा मैंने उसमें पढ़ाया है। वहीं से क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन बने हैं। यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर पूछा गया, यूनेस्को का पूछा गया है। यूनेस्को का है पेरिस में। यूएनसीटीएडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, ये मैंने बताया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। जिनीवा और पेरिस रेस्पेक्टिवली, ये अलग पूछे गए थे। अक्टैड अलग, यूनेस्को अलग। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है, आईएलओ, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका लेकिन साल पूछा गया, ये कब बनाया गया था। पहले पूछा गया था हेडक्वार्टर, साल का एक क्वेश्चन, हेडक्वार्टर का एक क्वेश्चन। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। 1919 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से, सार्क। सार्क की कंट्रीज कौन कौन सी है ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था इसमें कितनी कंट्रीज है। जिसको कंट्रीज का नाम याद होगा उसको ये भी पता होगा। इसका आंसर है 8 कंट्रीज। ये मैंने आराम से पढ़ाया हुआ है कौन कौन सी कंट्री है। जिसको पता होगा उसका काउंट करना तो मुश्किल है नहीं। ये देख लीजिए ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे हेडक्वार्टर, यहाँ पे साल, यहाँ पे हाउ मेनी कंट्रीज। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स पूछा जाएगा या कुछ और पूछा जाएगा, बिमस्टिक पूछा जाएगा। बिमस्टिक भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, बोला जाएगा इनमें से कौन सी कंट्री बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री है, या 3 होंगे एक नहीं होगा, बोला जाएगा कौन सी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, ये मैंने आराम से इन डिटेल मैंने यूएनओ पढ़ाया हुआ है। इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 6। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपको फ़ायदा मिले, याद रहे और आपका रिविजन भी हो जाए। ब्रिक्स, ब्रिक्स पूछा गया है। ब्रिक्स हमने आराम से पढ़ाया हुआ है। आर की फॉर्म बोलनी थी। आर का मतलब क्या है? यह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जिसने पढ़ा होगा उसको आराम से आएगा ये। असिस्टेंट कंपाइलर का एक टॉपिक था, एक लाइन थी उसमें एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की लोकेशन पूछी गई थी, इंदौर मध्य प्रदेश में है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वीडियो को सर्च करके, ताकि आपको फिर जाके बोलना जाए। अभी आप
वीडियो को पॉज करके इन 2 क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है और केप ऑफ गुड होप को किसने डिस्कवर, पहली बार किसने देखा? केप ऑफ गुड होप को पार करके यहाँ पे कौन आया था? वास्को डी गामा, ये भी ऑप्शन में था, वास्को डी गामा। लेकिन ये इसको पार करके इंडिया आया था, लेकिन पहली बार, लेकिन इसको पहली बार किसने साइट में देखा, किसने देखा? क्या वास्को डी गामा है? नहीं। बहुत सारे लोगों ने वास्को डी गामा लगाया होगा। आंसर है इसका है विक्रम साराभाई, इसका है बार्तोलिमो दियास। ये है ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। जेकेएसआरटीसी, जेकेएसआरटीसी अगर किसी ने हमारी सीरीज देखी होगी 1970, कौन सी? जोहर मीर फास्ट रिवीजन। चाहे कोई भी, मेरे पास बुक थी जोहर मीर, तो मैंने उसी का फास्ट रिवीजन कराया था क्योंकि उसमें बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं मुझे वही ठीक लगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देखा, जेकेएसआरटीसी, जेकेटीडीसी, इसी तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट, मैंने आपको सिंपली एक चीज़ बताया था, इनका कुछ याद नहीं रखना है, इनको सिर्फ ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, जेकेएसआरटीसी कब बनाया हुआ है? 1976 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। जिसने फास्ट रिवीजन वाला सीरीज देखा होगा जोहर मीर, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जे फॉरेस्ट एक्ट हमने डायरेक्टली एक लाइन में पढ़ा था, हमने देखा था कि ये कब आया था, वो हमने यहाँ पे देखा था, वही क्वेश्चन पूछा गया था। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट्स हमने पढ़े थे, हर कोई पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ा था। हमने बोला था पावर प्रोजेक्ट्स में आपको 2 चीजें याद रखनी है, रिवर याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और आपको रखना है याद क्या? कैपेसिटी। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जेकेएसएसबी के लिए। तो दुलहस्ती की क्या पूछी गई थी? ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये देख लीजिए, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। इस टाइम दुलहस्ती पूछा गया, दूसरी बार कुछ और पूछा जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, वहाँ पे कैपेसिटी पूछी जाएगी या उसका रिवर पूछा जाएगा, क्योंकि आगे जाके रिवर भी पूछा गया। असिस्टेंट कंपाइलर का एक मेंशन था सिलेबस में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसकी एक टेक्निक है एरिस, यानी कि टैंक्स में पानी जमा किया जाता है रेन वाटर का, उसी को फिर यूज किया जाता है। बोला गया था ये कहाँ पे की जाती है, किस स्टेट में की जाती है? आंसर है तमिलनाडु। जॉग फॉल्स, जॉग फॉल्स किस रिवर पे है? यहाँ पे पूछा गया था किस रिवर पे है। आंसर है शरवती, कर्नाटक का। शरवती रिवर है कर्नाटक का में, तो ये पूछा गया था। डीटीएच की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये तो हर कोई घर में लगाता है, डायरेक्ट टू होम। पेंटिंग इन मेमोरियम, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये किसकी पेंटिंग है इन मेमोरियम? बहुत ही टफ क्वेश्चन था, सर जोसेफ नोएल पेटन। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, दुलहस्ती पूछा गया था किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये ऑल ओवर इंडिया का है, ऑल ओवर इंडिया का जियोग्राफी का पोर्शन है। तो किस रिवर पे है? बहुत ही फेमस है, ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, नर्मदा रिवर पे है ये, क्योंकि बहुत ही फेमस है। थॉमस कप करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, किस स्पोर्ट से रिलेटेड? बैडमिंटन। पी आर श्रीजेश, इसको अवार्ड मिला था ध्यानचंद अवार्ड, ये किससे रिलेटेड? ध्यानचंद अवार्ड याद कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए कौन सा प्लेयर किससे रिलेटेड है, इस तरह से हमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी एट एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। सबका ऑप्शन था एनएनपी 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 एनएनपी, हर किसी का आंसर था। यहाँ पे लिखा था मार्केट प्राइस, इसका लिखा था मार्केट प्राइस, इसका लिखा था फैक्ट्री कॉस्ट, इसका लिखा था फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस किया था डेप्रिसिएशन, माइनस किया था डेप्रिसिएशन, प्लस किया था डेप्रिसिएशन, माइनस किया था डेप्रिसिएशन। तो अब आपको बताना ऑप्शन कौन है। एनसीईआरटी खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए, वहां पे आपको ये फार्मूला मिलेगी। ये क्योंकि इकोनॉमी का लेक्चर अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछा गया, दूसरे एग्जामिनेशन में भी है ये। हिस्ट्री का पोर्शन एक है गवर्नर जनरल, हर किसी एग्जाम एसएससी रेलवे हर किसी में पूछा जाता है। गवर्नर जनरल याद कर लीजिए, पहला जरूरी है, लास्ट जरूरी है। 1857 एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वहां पे कौन था? इसी तरह 1909 में इंपॉर्टेंट कौन था? 1919 में कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वहां पे बोलना है कि कौन सा गवर्नर जनरल था। यहाँ पे पूछा गया 1799 में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्रीमी लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये, जिसने पॉलिटी डिटेल में पढ़ी होगी उसको ही पता होगा, वरना ये किसी को नहीं पता होगा। क्रीमी लेयर सबको पता है, रिजर्वेशन दी जाती है जॉब्स वगैरह में, एससी एसटी ओबीसी इनको रिजर्वेशन दी जाती है। क्या सब लोग ये बहुत गरीब है रिजर्वेशन के हक रखते हैं? नहीं। एससी एसटी ओबीसी हर किसी कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही वेल ऑफ होते हैं, रिच होते हैं, जो रिजर्वेशन के लायक नहीं होती है। उस कैटेगरी को, उन लोगों को जो रिजर्वेशन के लायक नहीं होते हुए इन रिजर्व्ड कैटेगरी में भी, उनको बोला जाता है क्रीमी लेयर। इसी पे डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो किस कौन सा डिसीजन था वो, वही पूछा गया था। वेरी टफ क्वेश्चन था ये, जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी। बहुत सारे ऑप्शन थे इसके, केशवानंदी भारती केस, मिनर्वा मिल्लर्स केस,
ये मैंने केशवानंदी मिनरल मिलर्स के मेरा पॉलिटी का जो लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स पे, वो मैंने इन डिटेल पढ़ाया है लक्ष्मीकांत से, सिलेबस फॉर, जो कि बुक प्रेस्क्राइब्ड है फॉर यूपीएससी। इन डिटेल मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेबस में है, इसमें भी था। जो वो पढ़ेगा उसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की, क्योंकि 8-8 मिनट की वीडियोज़ है, इन डिटेल मैंने पढ़ाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, जिसने वो पढ़ा होगा उसके सिविक्स के क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हर किसी ने किया होगा, क्रीमी लेयर भी ऑलमोस्ट उसने किया होगा। तो इस तरह से क्रीमी लेयर किस डिसीजन में दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा सोनी वर्सेस अदर एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992, ये इसका आंसर था। ब्रिटिश ऑफिशियल बर्न्ड अलाइव इन लखनऊ, वेरी वेरी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया। 1857, एक तो हिस्ट्री मेंशन है, फ्रीडम मूवमेंट भी मेंशन है सिलेबस में, लेकिन 1857 आंदोलन जो है डायरेक्टली मेंशन है किसमें? सिलेबस में। अब देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा वो पढ़ाते हैं काजेज, जेके एसएसबी को काजेज से, रिलीजियस काजेज, कुछ काजेज, इकोनॉमिक काजेज कभी नहीं पूछेंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, काजेज ऑफ द 1857। जेके एसएसबी क्या पूछेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे एग्जामिनेशन क्या पूछेंगे, 1857 के हॉटस्पॉट्स क्या थे, यानी कि जहाँ पे ज़बरदस्ती ये चल रही थी, जहाँ पे बहुत बड़ी राइजिंग्स हुई थी। सबसे पहले मंगल पांडे मैदानपुर में स्टार्ट हुई थी, मैदानपुर, इसी तरह आगरा, दिल्ली बहादुर शाह जफर थे यहाँ पे, कानपुर तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ, इसी तरह दूसरी जगहें थी, यानी कि हॉट सेंटर्स इसके कौन कौन से थे। हॉट सेंटर्स में इंडिया के लीडर कौन थे? आगरा में कौन था, दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन था, लखनऊ में कौन था, मैदानपुर में कौन था, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह इन जगहों पे मैदानपुर में ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था जिसने सप्रेस की 1857 के रिवोल्ट को? आगरा में किसने सप्रेस किया, दिल्ली में किसने सप्रेस किया था, कानपुर में किसने सप्रेस किया था? ये टेबल आपको बनाना है, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और कुछ नहीं पढ़ना है 1857 में, फॉर जेकेएसएसबी मैं बोल रहा हूँ, एंड अदर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी रेलवे वगैरह, सिर्फ इनसे क्वेश्चन बनता है, इस टेबल से, हॉटस्पॉट्स और इनसे पर्सनालिटीज कौन सी। रिसेंटली केएस का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी सिर्फ इससे, इस टेबल से क्वेश्चन बना था, हॉटस्पॉट सेंटर से क्वेश्चन बना था। तो लखनऊ में जो हॉटस्पॉट सेंटर था वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट एक था, उसको जिंदा जलाया गया था इन अपराइजिंग, तो उसका नाम बोला गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिस्ट्री, जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं पढ़ा होगा दैट मीन्स उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन बना था 1906, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ाई है, बाइकॉट, स्वदेशी बाइकॉट तक मैंने पढ़ाया हुआ है। नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया? 1928 में। स्वदेश बंदित समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1885 में क्या बन गई? नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। उससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उसका टेबल मैंने सारा बनाया, लखनऊ सॉरी बंगाल, मद्रास और बंगाल में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, वो मैंने सारी मेंशन किया है। इस टाइम ये पूछी गई थी, अगली बार दूसरी पूछी जाएगी, उसको आप जरूर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। सिलेबस में मेंशन है करेंसीज एंड कैपिटल, एक कंट्री की करेंसी पूछी गई, दूसरी की कैपिटल पूछी गई, ये हर किसी पोर्शन, हर किसी सेक्शन, ये शिफ्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे कनाडा और ब्राजील पूछा गया था। हाईगांव, ये बहुत सारे शिफ्ट्स में पूछा गया, हाईगांव वेटलैंड, गूगल में सर्च कर लीजिए वेटलैंड्स इन जे एंड के, वेटलैंड्स इन जे एंड के, 8 के 9 है, रट्टा मार लीजिए, यह है बारामूला में हाईगांव। फास्ट रिवीजन वाली जोहर मीर फास्ट रिवीजन में हमने आराम से पढ़ा था, डल लेक के 4 बेसिन्स है, लकुट डल, बोट डल, डाइडैश डाइडैश, उन दो और का नाम क्या है? यहाँ पे पूछा गया था कितने बेसिन्स है, दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कौन सा बेसिन है। सिंपली ये मैंने इसलिए जोहर मेरे का फास्ट रिवीजन किया था, क्योंकि बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो चेंज नहीं होगी, जो पूछा ही पूछा जाएगा। 4, छोटा मर्रा, छोटा अमरनाथ सर्च अभी कर लीजिए और मुझे ऑप्शन बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, छोटा अमरनाथ क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको पिछले बार भी बोला गया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेक करने होते हैं इसने कुछ पढ़ा है कि नहीं। आत्मीय सभा फाउंडेड राजा राम मोहन राय। आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ये, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये मैंने फंडामेंटल राइट्स में आराम से पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स,
ये कौन बोलता है? ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी बोलता है। नीचे गया था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, इसी तरह। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसको कौन अपॉइंट करता है? आंसर था स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन था विच बाग वाज कॉल्ड फराह बख्श, जिसने जोहर मीर फास्ट रिविजन मेरे साथ किया होगा उसको पता होगा। शालीमार, शालीमार। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये देखो, ये किसने नहीं पढ़ा होगा? जो तैयारी कर रहा होगा, अगर उसने ये नहीं पढ़ा होगा दैट मीन्स उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रिपीट हो ही जाता है। क्यों? अगर इतनी बार पूछा गया है, स्टैटिक पोर्शन है, तो क्यों पूछा जाता है? ताकि चेक करने के लिए बंदे की लेवल क्या है, उसने कहाँ तक पढ़ा है। जिसने ये भी नहीं किया होगा वहां से आराम से पता चलेगा कि उसकी लेवल क्या है। दैट मीन्स ही इज लैगिंग फॉर बिहाइंड, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर पता नहीं होगा। 16 मार्च 1846। ये देख लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चन क्या आए थे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन किस आर्टिकल में मेंशन है? जिसने पॉलिटी डिटेल में पढ़ी होगी उसको ये पता होगा, वरना किसी को पता नहीं होगा। आर्टिकल 55। एलजी ऑफ यूटी जो है उसको किस आर्टिकल के अंडर चुना जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन चुनता है। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि प्रेसिडेंट चुनता है। ये भी याद रख लीजिए, एलजी चाहे किसी भी यूटी का हो, प्रेसिडेंट चुनता है। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट चुनता है। इस बार पूछा गया एलजी को किस आर्टिकल के अंडर चुना जाता है, दूसरी बार पूछा जाएगा गवर्नर को किस आर्टिकल के अंडर पूछा जाता है। इसी तरह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह बहुत सारे चुनता है। प्रेसिडेंट क्या क्या अपॉइंट करता है उनके आर्टिकल आप याद कर लीजिए। इस तरह से आपको पढ़ने हैं, जिसको आगे जाके इनके एग्जाम्स है। आर्टिकल 239, ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर किसी एग्जामिनेशन में हमारा सिलेबस है। जो भी जेकेएसएसबी का पंचायत राज एक्ट 1989, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? होल्डिंग ऑफ इलेक्शन किस पार्ट में है? इस एक्ट के बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1, 2, 10, 11। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है? यहाँ पे पूछा गया था होल्डिंग ऑफ इलेक्शन किस पार्ट में है? आंसर है पार्ट 10। अगली बार पूछा जाएगा कितने पार्ट्स है, या पूछा जाएगा पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। तो इस तरह से आपको याद करना है। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ की डिफरेंस बहुत कम है। 152 से 200 बन गया, 200 300 बन गया, 300 383 बन गया, 383 472 बन गया। दैट मीन्स डिफरेंस कम कम है। दैट मीन्स दिमाग बताता है कि कुछ ऐड किया जा रहा है और ये बनाया जाता है। ऐड करने के लिए हम देखेंगे इनकी डिफरेंस क्या है। 2 to 3 माइनस 152, ये बन जाएगा 71। 300 माइनस 2 to 3, ये बन जाएगा 77। 300 प्लस 383, ये बन जाएगा 83 डिफरेंस। 383 माइनस 472, इनकी डिफरेंस आ जाएगी 12 माइनस 3 9, 89। अब फिर से देख लीजिए डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस करने के लिए ताकि आसान हो जाए। 6 6 6। अब हमने पैटर्न फाइंड कर लिया। 6 6 की डिफरेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स जो यहाँ पे नंबर होगा उसकी और 89 की डिफरेंस 6 आनी चाहिए। दैट मीन्स 89 को 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 95। 95 माइनस 89 क्या आएगा? 6। अब हम ऊपर जाएंगे। दैट मीन जो यहाँ पे नंबर होगा उसका माइनस किसके साथ? 472 के साथ। वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 95। दैट मीन्स 95 प्लस 472 आंसर आएगा। वो कितना आएगा? 567 इसका आंसर आएगा। 567 माइनस 472 आएगा 95। 95 माइनस 89 आएगा 6। इस तरह से आपको ये फाइंड करना था। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 बन गए, 6 6 बन गया, 28 28 बन गए सीधे 100 100 बन गए सीधे 7। यहाँ पे एडिशन नहीं आएगा। क्यों? 100 700 बन गए, इतनी बड़ी एडिशन नहीं होगी। इतनी बड़ी एडिशन कैसे होगी? इतना बड़ा ऐड कैसे किया होगा? मल्टीप्लाई से। ये आपको याद रखना है। जब छोटे छोटे ऐड होंगे दैट मीन्स एडिशन किया गया। जब बड़ा नंबर डायरेक्टली छोटा नंबर बहुत ही बड़ा बन जाता है दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब देख लीजिए कैसे करना है। 1 को मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए प्लस 1, ये बन जाएगा 6। 6 को मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, ये बन गया 30 माइनस 2 कर लीजिए, ये बन जाएगा 28। 28 को माइनस मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, माइनस प्लस कर लीजिए 3। पहले +1 -2 +3। पैटर्न देख लीजिए, 28 मल्टीप्लाइड बाई 5 बन जाएगा 140 प्लस 3 हो जाएगा 143। 143 को मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, ये बन जाएगा 715। यहाँ पे +3 कर लीजिए, यहाँ पे -4 कर लीजिए, ये बन जाएगा 711। 711 को अब क्या करना है? मल्टीप्लाई 5 करना है, ये बन जाएगा 5 7 35। यहाँ पे -4 कर लिया, यहाँ पे +5 करेंगे तो ये बन जाएगा 3560।
आंसर आएगा 3560। जिसने नहीं किया होगा वो यहाँ पे देख सकता है। सरफेस एरिया डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, स्फीयर, सर्कल, सिलेंडर, कोन। इनको आपको क्या करना है, इनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनकी फार्मूला डायरेक्टली रट लेनी है, याद करनी है। कोई चारा नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, आर दिया गया था, कैलकुलेशन करनी थी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी मेंशन है सिलेबस में। कैसे, यहां पे स्फीयर दिया गया था तो क्या करना था, यहां पे बोला गया था आपके पास एक स्फीयर है, इसका 60 सेंटीमीटर रेडियस है। इस स्फीयर को हम छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे जिनका 6 सेंटीमीटर रेडियस होगा। आपको बताने है इतने स्फीयर कितने बनेंगे, छोटे स्फीयर कितने बनेंगे इस बड़े वाले से। अगर हम बड़े को छोटे छोटे पीस करेंगे, छोटे स्फीयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे। मेरे पास इतनी बड़ी रोटी है, मैं उसकी छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगा तो इस कितने टुकड़े बना सकता हूं मैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम काम में आता है क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। इस सब का वॉल्यूम इन सब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना था, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा, छोटे वाले वॉल्यूम के बराबर, छोटे वाले वॉल्यूम के बराबर। यहाँ पे रेडियस था 16 क्यूब, यहाँ पे रेडियस था 6 क्यूब। लेकिन ये 6 क्यूब वाले कितने बनेंगे उसका मुझे पता नहीं है, उसका वैल्यू मैंने रखा n। 4/3 पाई कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम है वैल्यू, ये कट जाएगा। आंसर आएगा 16 क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय n। n का वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए डिवाइड बाई 6 आंसर आएगा। ऐसे ही करना था। अब देख लीजिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 240 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 136 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको निकालना था गेन परसेंटेज। गेन हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। एसपी अगर ज्यादा होगा तो गेन होगा, एसपी अगर कम होगा सीपी से तो लॉस होगा, ये तो कॉमन सेंस है। आपको यहां से निकालना था एसपी डिवाइड बाई सीपी, ये आ जाता 240 डिवाइड बाई 136। दैट मीन्स एसपी ज्यादा है, एसपी देखो ना, एसपी ऊपर सीपी नीचे, एसपी ज्यादा है सीपी कम है, दैट मीन्स गेन परसेंटेज। अब देखना है कितना गेन है। 136 सीपी है, 240 एसपी है, दैट मीन्स 240 माइनस 136। जब इसको 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 33 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 104 का फायदा है, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है। दैट मीन्स 104 का फायदा 136 पे मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको निकल जाएगा गेन परसेंटेज। ये ऐसे आपको करना था, सिंपल है। देख लीजिए क्या है, सीपी इतना है, 14% गेन है, एसपी निकालिए। 2600 का आपको निकालना था, इसका कितना फायदा है, 14% फायदा है। दैट मीन्स 26 मल्टीप्लाइड बाय 14 का फायदा हो गया। लेकिन आपको एसपी निकालना है, हमें फायदा नहीं निकालना है। ये जो 26 मल्टीप्लाइड बाय 14 है ये है गेन। एसपी किसके बराबर होता है, सीपी प्लस गेन। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा वो इसको ऐड करना था तो आपको गेन निकल जाता, सिंपल। सीपी इतना एसपी इतना, आपको गेन परसेंटेज निकालना है। सिंपली करना था एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी। सीपी पे हमेशा गेन या लॉस निकालता है मल्टीप्लाइड बाई 100। जब 13572 करना था 11600 1972 1972 गेन कितने पे हो गया, 11600 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 कैंसिल हो जाएगा। 1972 को करना था आपको डिवाइड 116 से, तो पहले ऐसे करना था, जिसको आता भी नहीं होगा। अब क्या करना है, अब कितने से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 6 42, 7 1 812, 17 आंसर। ये खुद कर लीजिए, सिंपल बॉड मास का है। पहले ये ब्रैकेट खत्म करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ डिवाइड करना है, आंसर आएगा यहाँ पे। अगर इतना भी नहीं आएगा दैट मीन्स यू कैन डू नथिंग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछना था पाई आर स्क्वायर एच। आर भी दिया गया था, एच भी दिया गया था, कैलकुलेशन करनी थी। इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए, अगर नहीं आता दैट मीन्स। देख लीजिए क्या क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का। 141 से लेके 185 तक हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन इंक्लूडेड दीज टू नंबर्स। 141 भी इंक्लूड करना, 185 भी। हम कैसे देखते हैं, देख सकते थे कि 3 के मल्टीपल है कि नहीं। देखो 141 3 का मल्टीपल है। अब हमें आगे बढ़ना था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, टेबल तो सबको याद होगा, 3 1 3, 3 2 6,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, क्या हो रहा है, 3 3 का ऐड हो रहा है, 3 3 का ऐड हो रहा है। जब हम 141 देखते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। दैट मीन्स अगर हमें आगे के मल्टीपल ऑफ 3 देखने होंगे, हम क्या करेंगे, 144 प्लस 3 करेंगे, इसको प्लस 3 करेंगे 147, इसको प्लस 3 करें 150, 153, 156, 150, 156, 159, 162, 165, इसी तरह 185 तक हमें देखने थे। हमें ये नंबर देखने थे कितने हैं, दैट डिवाइडेड बाय ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने आते हैं, 45, ये आता है, प्रोबेबिलिटी आ जाती। ऐसा ही निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको शॉर्टकट में करने हैं, मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियोस बनाए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर आपको देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर आपको देखना है, बस जेके एसएसबी के लिए उतना काफ़ी है। बाकी बैंकिंग के लिए वो है, आप उसको देख सकते हो। ऐसा कि फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला से करना है, मैं फार्मूला प्रेफर नहीं करता, पी आर टी डिवाइड बाई 100, यहाँ पे पी दिया गया था, आर भी दिया गया था, टी भी दिया गया था, लेकिन ये बहुत ही लेंथी है। अगर आपको देखना है कैसे शॉर्टकट में करना है, वो आप लेक्चर देख सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला, यहाँ पे फार्मूला कोई काम नहीं आती, यहाँ पे लॉजिक काम आता है, वो आप देखने के लिए लेक्चर देख सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट टू दिस ऑन 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई प्रिंसिपल है मेरे पास, जब मैंने उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया 2 सालों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो बन जाता है 7744। अमाउंट अमाउंट बन जाता है 7744। अगर मेरे पास एक्स है, रेट है 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लग जाता है, जब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10% का गेन है, दैट मीन 110 डिवाइड बाई 100, ये बन जाएगा 1 साल के बाद इतना। अगर 2 साल के बाद निकालना हो, 2 साल के बाद 110 डिवाइड बाई 100। अगर 20% होता तो 120 डिवाइड बाई 100। अगर 30% होगा तो 130 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से अमाउंट निकालते हैं। तो ये आप लेक्चर देख सकते हो। देख लीजिए आपको क्या करना था। मेरे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको मैं एक्स रखूंगा, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ये 1 साल के बाद 110 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। 2 साल के बाद 110 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। तो वो अमाउंट कितना है, 7744। सिंपल, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 11 से, सिंपल 11 7 जा 11 0 11 44। अब देख लीजिए 11 से, 11 1 जा 11 6 जा 66, यहाँ से 4 निकलेगा, 11 4 जा, तो 6400 आंसर आएगा। इतना आपके पास प्रिंसिपल था, सिंपल कैलकुलेशन। ये देख लीजिए सिंपल, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिया गया था 48। आपको क्या करना था, आपको इसको ऐड करना था। जब ऐड करेंगे एक्स वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x निकल जाएगा, 236 प्लस 48, 236 प्लस 48 निकालना था, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू निकालना था, सिंपल। इसी तरह यहाँ पे था 2x प्लस 3y, 4x प्लस 5y। आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 198। सबसे पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करना था, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना था, ये बन जाता 8x, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 1 हो गया, 4 4 4। फिर 2 से इसको करना था, 2 4 8x, 10y, 198, ये बन जाएगा 386, 3 8 2 8 16, 2 18 19, 396 बन जाएगा। फिर करना था माइनस, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 10 हो गया 2y इक्वल टू 14 6 8, 49 3, y निकल जाएगा 20, 2 1 2, 2 9 18, 19 का वैल्यू आएगा यहाँ पे। कैलकुलेट आप ठीक कर लीजिए, लेकिन इस तरह से करना था। फिर यही वैल्यू y का डालना था, यहाँ पे आपको x निकल जाएगा। इस तरह से आपको करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको कंपाउंड सिंपल अच्छे से करना है तो वीडियो लेक्चर 2 जरूर देख लीजिए। मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, उसको मैंने सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया, वो अमाउंट बन गया 40%। फिर वही रेट, यहाँ से रेट निकालनी है, वो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगानी है, इस पे आपको देखना है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। देख लीजिए कैसे करना था। अमाउंट कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जब मैं इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करूंगा, ये बन जाएगा अमाउंट। तो मुझे क्या करना है, पी आर टी डिवाइड बाई 100 प्लस पी, यह है अमाउंट। वो अमाउंट कितना बन गया था, मुझे दिया गया था 40% ऑफ प्रिंसिपल, दैट मीन्स 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ पी, तो वो बन गया 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ पी बन गया था।
पी को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, यहाँ से पी जब कॉमन निकालूंगा यहाँ पे रहेगा आर टी डिवाइड बाई 100 प्लस 1, यहाँ पे है 40/100 पी, 40/100 पी, पी पी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया आर टी बाई 100 प्लस 1 इक्वल टू 40/100। फिर से देख लीजिए, आर टी बाई 100 ये मैं अलग से लिखूंगा, आर टी बाई 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 40/100, ये इसके बराबर निकला। तो हमारे पास क्या रह गया, आर टी डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100। आपको मैंने दिखाया कैसे। अब इस 1 को उधर कर लीजिए, सो 40% था तो ये बन जाएगा 4/10। 40% का मतलब है 4/100, 40/100 एक हो गया 4/10। तो आर टी डिवाइड बाई 100, जब 1 को उस पार ले जाएंगे ये बन जाएगा -1, तो 4/10 -1 ये बन जाएगा 4 - 10 डिवाइड बाई 10, ये बन जाएगा -6/10 आर टी बाई 100। तो 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा 100, तो आर टी किसके बराबर आएगा, 60%। 40% निकालना था, 40% का मतलब है 4/10, पी आर टी डिवाइड बाई 100 प्लस पी इज इक्वल टू 40/100। हाँ ऐसे निकालना, तो यहाँ से आपको रेट निकल जाती, जब रेट निकल जाती यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे पुट करनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट, जब रेट निकल जाती वो किसके बराबर होता, 24500। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बोला कि वीडियो लेक्चर देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे इसका फॉर एग्जाम्पल अगर 10% यहाँ पे रेट निकल जाती, इसका 10% निकालते हैं ऐसे 1 साल के लिए, तो वो आ जाता 2450, 245 1 साल के लिए इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें 2 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए पहले इसका निकालना था, वो निकल जाता 2450, फिर प्लस इसका भी निकल जाता, वो निकल जाता 245। तो टोटल 2450 प्लस 2450 प्लस 245, इसको ऐड करना था। ये आप वीडियो लेक्चर में अच्छे से देख सकते हो इन डिटेल मैंने कैसे वहाँ पे किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत फ़ायदा मंद होगा ये। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।